जय हिंद। हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो इस्लाम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है पार्ट सुन्नी और एक बनता है शिया। ठीक है। सुन्नी जो इस्लाम का एक पार्ट है, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ आती हैं। ठीक है। जैसे कि राशिदीन डायनेस्टी है ना, फिर उसके बाद उमायद्स आते हैं, फिर उसके बाद अब्बासियत्स आते हैं, और फिर सिया डायनेस्टी में सिया के बारे में हमने ये बताया था कि सिया का इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा है स्टार्टिंग में, है ना। तो सिया मुस्लिम्स के बारे में हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री के जो इंडिया की मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और एंशियंट हिस्ट्री कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई आ रही है, वहाँ पे सिया का कोई ख़ास रोल नहीं रहा है। ठीक है। फिर हमने इसमें आप लोगों को कल की क्लास में ये बताया था कि जो उमायद खलीफाज थे, इनका एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में इन्वेजन किया, है ना। ये सब कुछ इसके पीछे की स्टोरी पूरी बता दी है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो अब्बासियत कैलिफेट है, जब अब्बासियत आए तो अब्बासियत ने अपने आर्मी के अंदर, जब अब्बासियत कैलिफेट यहाँ पे मिला, ठीक है, जब अब्बासियत कैलिफेट पावर्स में आए तो अब्बासियत कैलिफेट्स ने अपने आर्मी में, ध्यान से सुनिएगा इसको सब लोग, अब्बासियत कैलिफेट अपने आर्मी में इंट्रोड्यूस किए टर्किश को। ठीक है। जो टर्किश लोग थे इनको इन्होंने अपने आर्मी में इंट्रोड्यूस किया और टर्किश को इन्होंने अच्छी खासी पोजीशन दी, और टर्किश आर्मी में जब अच्छे पोजीशन पे आए तो धीरे धीरे टर्किश लोग पावरफुल होते चले गए। ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से अब्बासियत कैलिफेट ने टर्किश लोगों को आर्मी में लिया और टर्किश धीरे धीरे पावरफुल होते गए। पहले तो ये आर्मी में आए, टर्किश जो है पहले ये आर्मी में आया अब्बासियत कैलिफेट की, फिर आर्मी में इन्होंने अच्छी पोजीशन ली, है ना, आर्मी में ही अच्छे रैंक पे गए, अच्छे पोजीशन पे गए। फिर धीरे धीरे जो अब्बासियत कैलिफेट के अंदर टर्किश लोग थे आर्मी में, वो लोग धीरे धीरे गवर्नर बनने लगे, है ना। धीरे धीरे क्या बनने लगे, जगह के गवर्नर्स बनने लगे। और गवर्नर जब ये बने तो कुछ टाइम बाद जो टर्किश गवर्नर थे ये अलग हो गए अब्बासियत कैलिफेट से, ये इंडिपेंडेंट हो गए और अपना छोटा सा एक राज्य बना लिया। ठीक है। तो इस तरीके से उमायद्स के बाद, उमायद्स में जब मोहम्मद बिन कासिम था तो वो इंडिया में आके अटैक किया, इंडिया में इन्वेज़न किया वो। ठीक है। लेकिन जब उमायद्स ख़त्म हुए तो अब्बासियत पावर में आए, अब्बासियत कैलिफेट पावर में आई, और जब अब्बासियत पावर में आए तो अब्बासियत ने टर्किश लोगों को अपने आर्मी में रखना शुरू किया। और ये जो टर्किश लोग थे, टर्किश लोग धीरे धीरे आर्मी में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करते हैं। आर्मी में सोल्जर्स से वो धीरे धीरे अच्छे रैंक पे जाते हैं, ऑफिसर्स वाले रैंक पे जाते हैं। फिर जब वो अच्छे रैंक पे मिल गए तो फिर उनका प्रमोशन करके टर्किश लोगों को गवर्नर बनाया गया कुछ कुछ जगहों पे। फिर जब ये गवर्नर बन गए तो ये धीरे धीरे जो है अब्बासियत कैलिफेट से अलग होके अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बना लिए। ये लोग अब एक प्रॉपर रूलर बन गए, इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। ठीक है। और ये धीरे धीरे जो टर्किश लोगों थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है। अब जब ये टर्किश पावरफुल हो गए तो टर्किश लोगों को ये पता चला कि यार जब उमायद कैलिफेट था, जब उमायद रूल कर रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये इंडिया गया था, इंडिया से लूटपाट करके आया था, भारत गया था, भारत से बहुत सारा खजाना वगैरह लेके आया था, पैसा वैसा लेके आया था। तो जो उमायद के टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया तो मोहम्मद बिन कासिम
अरब वर्ल्ड में, अरब साइड में ये मैसेज दे दिया, इंडिया में घुस के, इंडिया में इन्वेजन करके, कि इंडिया तो एक ओपन गेट है, इंडिया में कोई भी जा सकता है, लूटपाट करके आ सकता है। ठीक है, ये बात जो है टर्किश लोगों को समझ में आ गई। टर्किश को ये बात समझ में आ गई कि इंडिया एक ओपन कंट्री है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, लूटपाट करके आ सकता है। ठीक है, जब टर्किश लोगों को ये बात समझ में आई तो इन्हीं टर्किश में से एक आदमी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, इन्हीं टर्किश में से एक आदमी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी को ये बात पता चल गई कि इंडिया ओपन है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी लूटपाट करके आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। महमूद गजनवी प्लान करता है कि हम लोग इंडिया में चलेंगे। ठीक है, इंडिया में चलेंगे, इंडिया में लूटपाट करके आएंगे। महमूद गजनवी अपनी आर्मी तैयार करता है, आर्मी तैयार करके ये इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, महमूद गजनवी क्या किया, आर्मी तैयार किया अपनी, आर्मी तैयार करने के बाद ये इंडिया की तरफ मूव करता है। अब होता क्या है कि जब ये इंडिया की तरफ मूव कर रहा है, जब ये इंडिया में इंटर कर रहा है, तो इसको बहुत सारे राजाओं ने रोकने की कोशिश भी की। ठीक है, और इसने इंडिया में रहने वाले बहुत सारे राजाओं को हराया भी। ऐसा नहीं है कि किसी ने रोका नहीं, रोकने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे राजाओं ने इससे लड़ा था, है ना। जैसे कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, हिंदू शाही डायनेस्टी, एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी जिसके जो राजा थे जिनका नाम था जयपाल। जयपाल को इन्होंने हराया। ठीक है, एक फतेह दौद थे, मुल्तान के राजा, मुल्तान के राजा फतेह दौद थे, इनको हराया। ठीक है, एक आनंद पाल एक राजा थे नगरकोट के, इनको हराया। ठीक है, मथुरा के चंदेल्स थे, है ना, मथुरा के चंदेल्स थे, इनको ये हराए। फिर इसके बाद कन्नौज और ग्वालियर, कन्नौज जो कि बहुत पावरफुल माना जाता था कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो रूल करेगा वहाँ पे, कन्नौज और ग्वालियर के भी राजाओं को ये हराया। ये आया इंडिया में, एक लाइन से सबको हराना शुरू किया। और ये जब इंडिया के राजाओं को हरा रहा था तो इसको एक चीज़ ये समझ में आई इंडिया में आके कि भाई इंडिया में अगर, ध्यान से सुनना, इसको एक बात ये समझ में आई कि यार इंडिया में जो है पैसा मंदिरों में रखा जा रहा है। पैसा कहाँ रखा जा रहा है? मंदिरों के अंदर। तो महमूद गजनवी को एक बात ये समझ में आई इंडिया में आके कि पैसे जो हैं वो टेंपल में रखे जाते हैं। क्योंकि जैसे आज के टाइम में आप लोग अपना पैसा सेफ तरीके से रखते हो बैंक में, उस टाइम पे बैंक नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे जो टेंपल होते थे वो बैंक की तरह काम करते थे। जैसे आज प्रॉपर बैंक है, पहले के टाइम में जो टेंपल्स होते थे वो बैंक की तरह काम करते थे, है ना। तो टेंपल्स वेयर बैंक, लोगों के पैसे जो हैं वो टेंपल्स में सुरक्षित रखे जाते थे। महमूद गजनवी को ये बात पता चली कि लोग जो है अपना पैसा टेंपल्स के अंदर छुपा के रख रहे हैं। तो महमूद गजनवी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेंपल को लूटेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेंपल्स को लूटेंगे, टेंपल्स को लूटपाट करते हैं हम लोग। और जब ये इंडिया में आता है गुजरात के पास से, तो गुजरात में इसको एक मंदिर दिखता है सबसे बड़ा। उस मंदिर का नाम है सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, आज भी आप लोगों को मालूम है ना। गुजरात में है ये, गुजरात के सौराष्ट्र वाला, गुजरात में सौराष्ट्र एक जगह है।
गुजरात में स्वराष्ट्र या फिर काठियावाड़ करके एक जगह है, वहाँ पे ये सोमनाथ टेम्पल है। तो गुजरात के स्वराष्ट्र या काठियावाड़ वाले एरिया में जो सोमनाथ टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी को ये बात पता चली, बड़ा टेम्पल है, सब लोग पैसा यहीं पे रखते हैं अपना, है ना। तो ये सोमनाथ टेम्पल को जो है लूटने चला जाता है, और सोमनाथ टेम्पल में ये जाता है, लूटपाट करता है, वहाँ से बहुत सारा पैसा ये लेके जाता है, बहुत सारा पैसा लेके जाता है यहाँ से, और टेम्पल्स को ये तोड़ता भी है, क्योंकि इसको लगता है कि पैसे छुपा के रखे गए होंगे या जो भी है, ये टेम्पल तोड़ देता है। सोमनाथ टेम्पल को ये बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। और टेम्पल के अंदर, सोमनाथ टेम्पल के अंदर एक स्टैचू रखी थी बहुत पुरानी, है ना, एक स्टैचू रखी थी, ठीक है, शिवा की, या फिर कह लो चक्रधारी स्टैचू थी, उसको ये तोड़ देता है। ठीक है, सोमनाथ की जो चक्रधारी स्टैचू थी, इसको ये तोड़ देता है। ठीक है, वहाँ पे चक्रधारी जो स्टैचू है उसको ये तोड़ देता है, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता है, और ये वहाँ से बहुत सारा पैसा लूट के लेके जाता है। समझ में आया? इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोमनाथ टेम्पल लूटा। देखो, हिस्टोरियन का ये मानना है, एक हिस्टोरियन हुए जिनका नाम है हेनरी इलेक्ट का ये कहना है कि महमूद गजनवी इंडिया में टोटल 17 बार लूटपाट किया। ठीक है, 17 बार महमूद गजनवी इंडिया में लूटपाट किया, यहाँ से लूट के लेके गया। ठीक है, कोई इसको रोक नहीं पाया, ये सबको हराते हुए यहाँ के मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, और सारा पैसा लेके गया यहाँ से। ठीक है, ये और भी बहुत सारी जगहों पे लूटपाट किया है, जैसे माहेश्वर, ठीक है, द्वारका, नारुनकोट, ज्वालामुखी टेम्पल, ये सारी जगह है जहाँ पे इसने लूटपाट किया, अच्छे से लूटपाट की, सारा पैसा वगैरह लेके गया। ठीक है, जब ये टेम्पल्स यहाँ से लूट के लेके जाता था ना, टेम्पल से पैसा, तो जब ये वापस इंडिया से जाता था, है ना, जब ये इंडिया से निकला, इंडिया के टेम्पल्स को लूटा, लूटपाट करके जब ये वापस अपने देश पहुँचता था, तो वहाँ पे टैक्स फ्री कर देता था। कहता था कि हमने इतना लूट लिया है कि अब हम आप लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आप लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, हमको टैक्स की ज़रूरत नहीं है। ये इतना यहाँ से लूट के लेके गया कि अपने यहाँ जाने के बाद ये लोगों से टैक्स लेना ही बंद कर दिया। ये जब भी लूटता था, लूट करके इतना पैसा यहाँ से लेके जाता था, इतना सोना हीरा जवाहरात लेके जाता था कि वापस जाने के बाद ये टैक्स नहीं लेता था अपने लोगों से। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा राजा रहे जो टैक्स नहीं लेगा, तो उसको तो जाहिर सी बात है लोग प्रेस करेंगे ही, है ना। उसको जाहिर सी बात है कि उसकी जनता और वहाँ जहाँ पे भी ये रूल कर रहा होगा, वहाँ के लोग उसको प्रेस करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो। इस वजह से इसको जो है ये बोला गया कि एशिया का सबसे ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर है। समझ में आया? इसको एशिया का सबसे ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर बोला गया। ठीक है, क्योंकि इसने जो है टैक्स फ्री कर दिया, है ना, अच्छा खासा टैक्स बचा लोगों का, तो लोगों ने ये बोला कि भाई ये तो एशिया का पूरा सबसे महान मुस्लिम शासक है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये सब टेम्पल्स हैं, द्वारिका, नारकोट, ज्वालामुखी टेम्पल, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, ये
एक बात बहुत अच्छे से समझ रहा था कि यार अगर हमको अपने आर्मी को एकदम मेंटेन रखना है ना, मतलब आर्मी इसकी लूटपाट करे और सब कुछ करे, तो यार हम ऐसे मोटिवेट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये धर्म के नाम पे जो है बोलना शुरू किया, ठीक है। धर्म के नाम पे महमूद गजनवी ने बोलना शुरू किया कि हम लोग इस्लाम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस्लाम में मूर्ति पूजन नहीं होती है, इस्लाम में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है ना। और जो लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो काफिर हैं, वो क्या है, काफिर हैं। और हम लोगों को इस्लाम फैलाना है, इसलिए मूर्ति और टेंपल तोड़ना ज़रूरी है, और वहाँ जो भी पैसा है उसको लूट के हम लोगों को लेके चलना है, ताकि इस्लाम को आगे बढ़ाने में हमारी ये सारा पैसा हेल्प करे, है ना। और ये जिस भी मंदिर में जाता था तो इसकी जो आर्मी रहती थी वो अंदर नहीं जाया करती थी मंदिर में, है ना, क्योंकि लोगों को डर लगता था, है ना। वैसे ही देखो इंडिया में इतना लोगों को डरा के रखा जाता है कि टेंपल में ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं करो, ये नहीं वो नहीं, श्राप लगेगा। तो ये सब कुछ इसके आर्मी के साथ भी था। तो ये जाके कहता था, पहले ये टेंपल में घुसता था, टेंपल में तोड़ता फोड़ता था, और अपने आर्मी के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करता था, आर्मी वालों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करता था कि देखो कुछ नहीं हो रहा है ना। ये मूर्ति उठा के पटक दिया करता था, मूर्ति को तलवार से तोड़ देता था, डंडों से तोड़ देता था, कहता था देखो कुछ नहीं हो रहा है। और ये ऐसा इसलिए करता था कि जो टेंपल होता है, टेंपल में जहाँ पे जो ऐसा डोम जैसा बनता है ना टेंपल में, ऐसा इस तरीके से टेंपल होता है, ऊपर यहाँ फ्लैग वैग लगा रहता है, नीचे जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी रहती है उसको गर्भगृह बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे भगवान की स्टैचू होती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। और जहाँ भगवान की स्टैचू होती थी उसी के नीचे वाली जो जगह रहती थी वहाँ पे पूरा पैसा वैसा रखा रहता था लोगों का, जो टेंपल बैंक की तरह काम करता था, तो उस जगह पे पैसा वगैरह रहता था। तो ये स्टैचू तोड़ देता था, है ना, ताकि जो है आसानी से इस पैसे तक पहुंचा जा सके। तो ये सारी हरकत ये करता था, जिसके वजह से इसके यहाँ के लोगों को या जो मुस्लिम थे उनको ये लगता था कि यार महमूद गजनवी जो है ना ये एक इस्लामिक हीरो है। ये क्या है, ये एक इस्लामिक हीरो है, ये इस्लाम के लिए इतना कुछ कर रहा है, क्योंकि ये अपने लोगों को, अपने आर्मी को, अपने यहाँ के लोगों को ये कहता था कि हम इस्लाम के नाम पे लूटपाट कर रहे हैं, हम इस्लाम को बढ़ाने के लिए ये मूर्ति तोड़ रहे हैं, मंदिर को लूट रहे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से इसको एक इस्लामिक हीरो माना गया कि ये एक ऐसा राजा है जो इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जनरली ये करता किस चीज़ के लिए था, पैसों के लिए। पैसों के लिए मंदिर तोड़ रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, एरिया अपना बढ़ा रहा है, ठीक है। ये जिस जगह पे भी कब्जा करता था इंडिया में, वहाँ से पैसा लेता था, लेकिन जब ये वापस अपने जगह पे जाता था, अपने एरिया में जाता था, तो अपने जो इसकी जो आवाम थी, इसकी जो जनता थी, इसकी जो प्रजा थी, वहाँ पे ये टैक्स नहीं लिया करता था। लेकिन इंडिया के लोगों से ये टैक्स लिया करता था। इंडिया के टेम्पल्स को भी ये लूटा, इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा, इंडिया के बहुत सारे राजाओं को, जैसे फतेह दौद को जो मुल्तान का राजा था उसको हराया, जयपाल को जो हिंदू शाही डायनेस्टी के थे उसको हराया, ठीक है। मथुरा में जो चंदेल्स थे उनको हराया, आनंद पाल जो नारकोट थे उनको हराया, ठीक है। इन सबको हरा के ये जो है अच्छा खासा इंडिया से पैसा लूटा, और ऐसा कहा जाता है कि 17 बार ये लूट के पैसा यहाँ से लेके गया, ठीक है। जिस वजह से इसको जो है एक बहुत महान मुस्लिम शासक की तरह याद किया जाता है, क्योंकि इसने टैक्स फ्री कर दिया था। और ये जब भी लूटपाट करने जाता था तो ये इस्लाम के नाम पे लूटपाट करता था, जिसके वजह से इसको एक बहुत ही महान इस्लामिक हीरो भी बताया गया है, ठीक। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, जो भी यहाँ पे इंडियन रूलर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंडियन रूलर्स यहाँ पे थे, जैसे शाही डायनेस्टी के, मुल्तान के राजा, नारकोट के राजा, मथुरा के, कन्नौज के, ग्वालियर के, इन सब जगह के राजा थे, ये लोग आखिर हार क्यों जा रहे थे,
ठीक है, सब के सब हार गए, क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल था? नहीं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है? देखो, इंडिया के अंदर जो वॉर है, जो वॉर होती थी, ये स्पोर्ट्स की तरह होती थी, है ना। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इंडिया में जब वॉर हो रही है तो ये एक स्पोर्ट्स की तरह होती थी। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो इंडिया के किंग्स बहुत सीरियसली फॉलो करते थे। जैसे जब शाम हो जाएगी तो लड़ाई नहीं होगी, फिर नेक्स्ट डे लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू भी कैसे होगी? शंख बजेगा पहले, है ना, शंख बजेगा तब लड़ाई शुरू होगी, और शाम को सूरज ढलने के बाद शंख बज जाएगा तो लड़ाई रुक जाएगी। जो जहाँ जैसे है वैसे ही हो जाएगा। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी कभी किसी निहत्थे के ऊपर वार नहीं करेगा। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ये दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों के हाथों में तलवार है, दोनों के हाथों में तलवार है, ठीक है, इसकी तलवार टूट गई या इसके पास तलवार नहीं है, किसी एक के पास तलवार नहीं है या इसकी तलवार टूट गई या कुछ भी हो गया, तो ये इसको नहीं मार सकता। रूल है, ठीक है, ये एक रूल है। तीसरा कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है अपने मन से लड़ोगे, है ना। जब तुम लड़ाई कर रहे हो तो उस लड़ने का फॉर्म का भी जो रूल है उसको भी तुम फॉलो करोगे। जैसे तलवारबाजी का अपना एक अलग रूल है, उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तीर धनुष से लड़ने का एक अलग रूल है, तुमको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डंडे से लड़ने का अलग रूल है, भाले से लड़ने का अलग रूल है, गदा से लड़ने का अलग रूल है। ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इन सारे रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा तुम जब भी लड़ाई कर रहे हो। तो ये एक स्पोर्ट्स की तरह है। लेकिन जो मुस्लिम इन्वेज़न हुआ है, जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद गजनवी आ रहा है, ठीक है, मोहम्मद गजनवी इंडिया में आ रहा है, अटैक कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आके अटैक कर रहा है। इनके लिए वॉर का मतलब सिर्फ वॉर है, कोई रूल नहीं। इनको बस एक चीज़ मालूम है, मारना है, चाहे जैसे मारना है। ये कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इंडियंस किंग जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है जिस वजह से ये मुस्लिम जो रूलर्स थे वो आके जीत जाते थे। ये कोई रूल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि ये लोग हॉर्सेस का यूज़ करते हैं लड़ने के लिए। ये लोग हॉर्सेस का यूज़ कर रहे हैं, घोड़ों पे बैठ के लड़ने जा रहे हैं। घोड़ा क्या है? तेज़ दौड़ता है, कहीं से भी आएगा। घोड़े का मूवमेंट कैसा होता है? फास्ट होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, आया मार के चला गया, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जो इंडियन किंग्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो है हाथी पे बैठते हैं। जो इंडिया के राजा हैं ये क्या कर रहे हैं? ये एलिफेंट पे बैठ रहे हैं, एलिफेंट। और जो मुस्लिम्स हैं ये घोड़ों पे बैठ के लड़ते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम घोड़ों पे बैठ के लड़ रहे हैं, है ना। घोड़ा तेज़ है, तेज़ी से चल रहा है, बस हाथ में तलवार ले लो, एक हाथ से घोड़ा चलाओ, एक हाथ में तलवार ले लो, घोड़ा स्पीड में चलाओ, सबको तलवार ऐसे मारते हुए चले जाओ, सबकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इंडियंस जो किंग्स थे वो हाथी पे बैठे रहते थे। अब हाथी पे तुम बैठ के लड़ रहे हो, तुम दूर से ही लोगों के निशाने पे आ जाओगे। अब इमेजिन करो, एक बंदा घोड़े पे लड़ रहा है, ठीक है, वो घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है, घोड़ों से वो सबको मार रहा है, तो उसके ऊपर तीर धनुष से निशाना लगाना काफ़ी कठिन हो जाएगा कि वो कब कहाँ किस जगह टर्न ले ले। घोड़ा एक दौड़ता भी बहुत तेज़ है, एक ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जो इंडियन किंग्स हैं वो हाथी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो किस पे बैठे हुए हैं? हाथी पे बैठे हुए हैं वो। अब एक हाथी पे बैठा हुआ इंसान है, उसके ऊपर निशाना लगाना कितना आसान है। एक तो हाथी धीरे धीरे चलेगी, तुम आराम से तीर धनुष से उनको एम ले सकते हो, निशाना लगा के तुम उनको मार के गिरा सकते हो। और वॉर में ये रूल है कि अगर तुमने राजा को मार दिया, अगर राजा मर गया तो फिर वॉर ख़त्म, ठीक है। अगर दो लोगों में वॉर चल रही है, दो किंग्स में वॉर चल रही है और किसी एक साइड का राजा मर गया तो फिर मतलब
जीत हो गई दूसरे वाले की। ठीक है, तो इंडियंस किंग जो एलिफेंट पे बैठ के आ रहे हैं, ये मुस्लिम्स आराम से निशाना ले ले के मार रहे थे इंडियंस किंग्स को, और इंडियंस किंग्स के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे ये सब हाथी पे बैठते थे। ठीक है, आराम से निशाना ले ले के उन लोगों को मार के घायल किया जा रहा था। तो ये एक रीज़न था कि मुस्लिम्स जो थे वो घोड़ों पे बैठते थे, तेज़ी से घोड़ा चलता था, तलवार लेके मारते हुए चलते थे, कोई पकड़ नहीं पाता था, है ना। इंडियंस जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर पैदल रहा करते थे, राजा हाथी पे बैठता था, राजा को मार दिया जाता था। ठीक है, ये सब रीज़न थे जिसके वजह से जो है ये वॉर जीत जाया करता था। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या है कि इंडिया में जो आर्मी होती थी राजाओं के पास, उसमें डिसिप्लिन बहुत कम होती थी। जब वॉर का टाइम नहीं है तो ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इंडिया में आर्मी को, जो इंडियन किंग्स थे, वो कभी कभार वॉर होता था, बहुत रेयरली वॉर होता है। ठीक है, रेयरली वॉर होता है, और तुम अगर वॉर के प्रैक्टिस में नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो वॉर की तो तुम पक्का मारे जाओगे, ये बात फिक्स है। ठीक है, और इंडियंस जो किंग्स थे उनकी जो आर्मी थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं खाली टाइम पे, 2-2 साल, 3-3 4 साल हो जाता था बिना वॉर के। अब अगर किसी ऐसे आदमी को तुम बैटल फील्ड में उतारो, युद्ध के मैदान में उतारोगे, जो 3-4 साल से लड़ाई ही नहीं लड़ा है, तो वो कैसे जीतेगा? वो तो सब भूल जाएगा। तुम लोगों को ही अगर मार्शल आर्ट सिखा दी जाए और तुम लोगों को मार्शल आर्ट पूरा प्रॉपर सिखाने के बाद 3-4 साल घर में बैठा दिया जाए, तो तुम लोग भी नहीं लड़ पाओगे 3-4 साल बाद। या तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, है ना, ज़्यादा मत छोड़ो, 3-4 महीने ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, देखो सब भूल जाओगे, है ना। ये तो फिर भी वॉर है, यहाँ पे तो तलवार चलाना है, भाला चलाना है, ये सब कुछ करना है। तो जो इंडियंस किंग थे उनके आर्मी में डिसिप्लिन नहीं था, है ना, ये एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे इनका फोकस हो गया था। और जो मुस्लिम थे, इनकी जो आर्मी थी, ठीक है, जो मुस्लिम्स आर्मी हुआ करती थी, ये लोग रेगुलर वॉर में थे, ये लोग हमेशा लड़े ही हैं, इनकी हमेशा से प्रैक्टिस रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके जो सोल्जर हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। वॉर है, वॉर में तो लड़ ही रहे हैं, वॉर के साथ डेली इनका ट्रेनिंग होगी, ये लोग प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, जिस वजह से ये लोग थोड़ा सुपीरियर हो जाते थे। अब कोई बंदा है जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है लड़ने की, जो रोज़ रियल फाइट देख रहा है, उसको तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो सब कुछ जान रहा होगा, कैसे मारना है, क्या करना है। और एक साइड एक ऐसा है जो 4 साल 5 साल से तलवार ही नहीं उठाया है, तो वो क्या ही लड़ पाएगा उसके सामने, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो डेली रिवीज़न कर रहा है, जो डेली टेस्ट दे रहा है, जो डेली MCQ सॉल्व कर रहा है, जो डेली बुक्स और नोट्स को पढ़ रहा है ना। इसको एग्ज़ाम देने बैठाओ, और एक किसी ऐसे को बैठाओ जो कभी कभी पढ़ता है ना, कभी कभी पढ़ने आया है, उसको कोई मतलब नहीं है, सामने वाला टीचर बोलते बोलते परेशान हो जाए, बेटा MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बेटा टेस्ट सीरीज़ दो, है ना। एक ऐसा है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का किसका चांस है? जो रेगुलर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो रेगुलर क्लास कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, टेस्ट दे रहा है ना, MCQ सॉल्व कर रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। ये तो बेचारा वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो यही हाल हो जाता था इंडियंस किंग के आर्मी के साथ, और जो बाहर से आए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो इस्लामिक आर्मी है ना, उनके साथ। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो हम लोगों को ये पता चल गई थी कि भैया जो इंडियन किंग्स के पास आर्मी है, इंडियन किंग्स की जो आर्मी है, ये बहुत ही बेकार है। और जो मुस्लिम्स की आर्मी है, जो मुस्लिम्स की आर्मी है, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी,
ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, जिस वजह से ये लोग वॉर को जीत जाया करते थे। और भी बहुत सारे रीजंस थे कि ये कोई रूल नहीं फॉलो करते थे, ये बस एक ही चीज़ जानते थे, जीतना है चाहे जैसे जीतना है। तो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इनको बस एक चीज़ समझ में आता था, वॉर में बस जीतने से मतलब है, चाहे जैसे जीतो, रूल्स वगैरह कुछ नहीं। समझ में आ गई बात। तो ये सारी दिक्कत थी जो महमूद गजनवी के टाइम पे इंडियन किंग ने फेस की। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में इतना ही था। अब इंडिया में तुम लोगों को हम बताए थे कि ये सब जो है आपस में लड़ रहे थे, है ना। इधर एक है, इधर दूसरा है, इधर एक यहाँ पे तीसरा है, इस तरीके से, है ना। एक ये है यहाँ, एक इधर बैठा हुआ है एक डायनेस्टी, और एक इधर है पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। ठीक है, ये सब कोई बैठे हैं। अब ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सब किसी भी कीमत पे इन लोगों को, अरब्स को, जब अरब्स किसी एक के ऊपर अटैक करते थे तो ऐसा नहीं है कि सब साथ होकर लड़ते थे। ठीक है, सब अपना अपना देखते थे, और फिर धीरे धीरे ये सब आपस में ही लड़ के ख़त्म हो गए। जब ये सब आपस में ही लड़ के ख़त्म हो गए तो एक नई पावर इंडिया में इमर्ज होती हुई दिखी, जिनको राजपूत्स बोला गया है। जिनको क्या बोला गया है? राजपूत्स बोला गया। ठीक है, एक नई पावर इंडिया में इमर्ज हुई हर्षवर्धन के डेथ के बाद, जिनको राजपूत्स बोला गया। बेहतरीन कौम, लड़ने वाली, ठीक है, लड़ने वाले लोग थे, बेहतरीन लोग थे, बढ़िया जो है एकदम ठाट बाट आन बान शान से रहते थे। इनके लिए वॉर जो है डेली का स्पोर्ट्स हो गया था, है ना। इनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार भैया देखो ऐसा है कि हम लोगों को ना लड़ते रहना है। अगर हम लोगों ने लड़ना छोड़ा, यानी बेसिकली इनकी जो आर्मी है उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हम लोग ये करना छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। जैसे आज भी हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब आज भी एक्सरसाइज करती हैं। अब रोज़ रोज़ तो इंडिया पाकिस्तान से वॉर हो नहीं रही है, इंडिया चाइना से वॉर हो नहीं रही है, तो ऐसा ना हो कि ये लोग भी भूल जाए लड़ना, तो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्री या 2 कंट्री या 3 कंट्री की आर्मी एक साथ मिलके एक्सरसाइज करती है, यानी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करके आपस में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आर्मी आज भी कर रही है। वैसे ही राजपूत्स ने भी बोला कि यार हम लोगों को तो लड़ना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग लड़ना छोड़ दिए तो जिस तरीके से महमूद गजनवी के टाइम पे हम लोगों को ये पता चल गया कि यार देखो, महमूद गजनवी जब आया था तो एक चीज़ ये समझ में आई, भैया घोड़ा होना बहुत ज़रूरी है, हॉर्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, आर्मी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। ये सारी बात राजपूत्स को समझ में आई, कहे कि अगर हम लोग ये करते रहेंगे तो कोई हम लोगों को हरा नहीं पाएगा, कोई भी हम लोगों को हरा नहीं पाएगा। इसलिए जब भी तुम किसी राजपूत को देखोगे ना तो उसके पास घोड़े होंगे, है ना, तलवार वलवार होंगी, वो लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते थे। ये लोग भी प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज कब करते थे? जैसे इंडियन आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, वैसे राजपूत्स भी एक्सरसाइज करते थे। दशहरे की शाम को, दशहरा सेलिब्रेशन जब होता था, उसके बाद जो एक राजपूत किंगडम होता था अपने दूसरे राजपूत किंगडम, बगल वाले राजपूत किंगडम के ऊपर अटैक करता था। ये हमेशा दशहरे के टाइम पे होता था, अटैक करता था। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। समझ में आया? राजपूत्स को देखो, उनके लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के होते हैं। ठीक है, आन बान शान वाले, ये वॉर के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तुमको दिख जाओगे। और राजपूतों को देखो, घोड़ा हमेशा रहेगा। ठीक है, जो भी राजपूत राजा थे, या आज के टाइम पे भी देख लो जो राजपूत राजा लोग थे, है ना, इन लोगों का गेम कैसा होता है? पोलो।
पोलो खेलते हैं ये लोग, ठीक है, गन्स वगैरह रख के एम वगैरह लेते हैं, आज भी ये सब इनके अंदर खून में मिल चुका है, ठीक है। तो जो उस टाइम पे एक नई पावर इमर्ज हुई राजपूत, वो अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिए कि अब कोई अटैक करेगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, खुद को बचा सकेंगे, खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे और हमारे यहाँ कोई अब अटैक नहीं कर पाएगा, अब यहाँ की पब्लिक सेफ़ है, ठीक है। ये खास बात थी राजपूत्स में, ठीक है। तो अब इंडिया की कमान किसके हाथों में है, अब इंडिया को एक तरीके से संभाल रहे हैं राजपूत्स, और जब तक राजपूत एक्टिव रहे तब तक इंडिया में तुम देखोगे कि कहीं पे भी कोई अटैक नहीं हुआ। देखो महमूद गजनवी जो है 1001 में अटैक किया, ठीक है, महमूद गजनवी कब अटैक किया, 1001 में। अब फिर राजपूत्स पावर में हैं, राजपूत्स पावर में हैं, फिर इसके बाद जब तक राजपूत पावर्स में है तब तक कोई अटैक नहीं हो रहा है, फिर 1191 में जाके अगला अटैक होगा, ठीक है। इस बीच के टाइम पीरियड में कोई भी अटैक इंडिया में नहीं हुआ, कोई भी बाहर से मुस्लिम इन्वेज़न इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है। फिर कहानी आती है 1191 में, ठीक है। 1191 में थर्ड टाइम जो है मुस्लिम अटैक इंडिया में हो रहा है, और इस बार जो अटैक करने आ रहा है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी नाम का एक था इंसान, ठीक है। ये जो है इंडिया के तरफ अटैक करने आता है, ये जो है इंडिया में अटैक करने आता है, और इस टाइम पे जब 1191 में मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करने आता है, तो इस टाइम पीरियड में दिल्ली के राजा बन के बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इस टाइम दिल्ली के राजा कौन बन के बैठे हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली के राजा बन के बैठे हैं, और पृथ्वीराज चौहान को, ये एक राजपूत है, ये एक चौहान राजपूत है, ठीक है, ये राजपूत है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा बन के बैठे हैं 1191 में। मोहम्मद गौरी जो है ये अटैक करने आ रहा है। तो होता क्या है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, इन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है तराइन में। कहाँ पे हो रही है, तराइन कहाँ है, हरियाणा के पास एक जगह है, ठीक है, हरियाणा के पास एक जगह है तराइन। इस तराइन के मैदान में पहली बार फर्स्ट टाइम पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी हो रहा है। और ये जब फर्स्ट बैटल हुआ, पहली लड़ाई जब हुई तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है ये जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी क्या होता है, हार जाता है। मोहम्मद गौरी अधमरा पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा रहता है। ये पृथ्वीराज चौहान है, और ये जो है मोहम्मद गौरी यहाँ ज़मीन पे लेटा हुआ है, या मोहम्मद गौरी गिरा हुआ है ज़मीन पे। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने गिरा हुआ है, बुरी तरीके से हारने के बाद, मार खाने के बाद, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत आदमी हैं, इनके हाथ में तलवार थी, ये गिरा पड़ा था, और पृथ्वीराज चौहान बोले कि यार देखो ऐसा है कि ये बेचारा गिरा पड़ा है, इसके हाथ में तलवार भी नहीं है, ये निहत्था है, इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम इसको नहीं मारेंगे, जाओ हम तुमको छोड़ते हैं, लेकिन अब कभी दोबारा आना मत इधर। बेइज्जत करके पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को भगा देते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी कहता है कि यार बहुत बेइज्जती हो गई। मोहम्मद गौरी को लगा यार
बहुत बेइज्जती हो गई। तो 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आता है पृथ्वीराज चौहान से लड़ने। तब जब सेकेंड टाइम 1192 में दूसरी बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ये दोनों आमने सामने फिर से खड़े हैं उसी जगह पे, तराइन में ही जब दूसरी बार सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दूसरी बार जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने खड़े हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, जब ये वाली लड़ाई होती है तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी जीतेगा उसके बाद से मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद से लेके फिर कभी भी कोई भी इंडियन रूलर जो है मेन दिल्ली पे बैठ के रूल नहीं करेगा। अब से जो भी इंसान दिल्ली में बैठ के रूल करेगा वो एक मुस्लिम होगा। और इसी जगह से हमारी मेडिवल हिस्ट्री प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, जब सब के सब रूलर्स जो है वो मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो अब जो है इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत मेजर चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि अब से जो मुस्लिम रूलर हैं अब वो पूरे तरीके से रूल करेंगे, है ना। और हम क्लास में जो पहली क्लास हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद, उस क्लास में हमने ये बताया था कि अगर एकदम शार्प जो है डिवीज़न करना है हिस्ट्री का तो उसको 3 पार्ट में करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जनरली जो है वो हिंदू रूलर्स हैं। ठीक है, फिर मेडाइवल हिस्ट्री में जनरली जो है मुस्लिम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक ये बहुत ही क्लियर जो डिवीज़न है हिस्ट्री का, एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में किया हुआ जो डिवीज़न है हिस्ट्री का, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ ली है, पूरा हिंदू रूलर्स के बारे में हम लोगों ने समझ चुके हैं। मेडाइवल हिस्ट्री पे हम लोग इस टाइम पीरियड तक पहुंच चुके हैं जब इंडिया में अब सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम रूलर्स जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मुस्लिम रूलर्स ही हम लोगों को पढ़ना है पूरे तरीके से अब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों की प्रॉपर मेडाइवल हिस्ट्री एक तरीके से स्टार्ट होती है, जब इंडिया में दिल्ली की गद्दी पे, इंडिया में दिल्ली की जो थ्रोन है, दिल्ली की जो गद्दी है, वहाँ पे अब मुस्लिम रूलर्स बैठ के रूल करते हुए दिखेंगे हम लोगों को। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है यहाँ से लेके जब तक हमारे इंडियन किंग्स जो है राजा बन के बैठे थे, इंडिया को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, तब तक की हिस्ट्री हम लोग पूरा एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों को पढ़नी है वो मेडाइवल हिस्ट्री प्रॉपर, जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, है ना। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन बचा है उसको हम लोग एक बार पढ़ के पूरा ख़त्म कर लेंगे, ताकि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पूरे तरीके से, जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो भी हो जाएगा और जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था वो भी हो जाएगा। जब एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर हम लोग पूरे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ना और सीखना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।